आवर्धन का व्यंजक बता दिए थे ना, बोलिए आवर्धन का व्यंजक क्या होता है, बोलो 1 ये m बराबर H2 बटा में बराबर V बटा में बराबर 1 माइनस V बटा में। अरे यही ना होता है, समझ में आ जाएगा ना। अब आता है, अगर आपको उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच का प्लेट दिया जाए तो उसकी सतहों को बिना छुए आप कैसे पहचान करेंगे? बिना छुए उसको कैसे जानिएगा कि वो क्या है? बिना छुए उसको कैसे जानिएगा कि वो क्या है? तो इसके लिए क्या करना है, आपको उस लेंस को अक्षर के नजदीक ले जाना है। आप देखे होंगे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जब मिल जाता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास को मिलता है, तो मिलता है तो उसको लेके फट देनी, एकदम साइंटिस्ट बनने लगता है आदमी, लेके कुछ कुछ लेके घूमता है। अगर आपको डॉक्टर का आला मिल जाता है तो फट देनी कान में लगा के कुछ कुछ चेक करने लगता है आदमी। ऐसे ही होता है ना ऐसा। अगर आपको फीता मिल जाए स्केल तो फट देने पर हाइट नापता है, तो कबो ई नापता है कबो नापता है, होता है ना ऐसा। तो ऐसे ही अगर आपको उत्तल अवतल और कांच का प्लेट दे दिया जाए, कांच का प्लेट दे दिया तो बिना उसको छुएगा तो पता चल ही जाएगा कि ऐसे धंसा हुआ रहेगा तो अवतल, उभरा हुआ रहेगा तो उत्तल, समतल रहेगा तो कांच का। लेकिन बिना छुए अगर पहचानना है तब कैसे? तो उसको ले जाएंगे अक्षर के सामने। जिस लेंस में अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटा और सीधा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। जिस लेंस में अक्षर अपने आकार से बड़ा दिखाई देता है वह है उत्तल लेंस होता है। और जिस लेंस में अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई देता है वो क्या होता है? कांच का प्लेट होता है, समतल कांच का। समझ में आ जाएगा। अगर बराबर दिखाई देगा तो कांच का प्लेट, बड़ा दिखाई देगा तो अवतल ना, उत्तल ना, और अपने आकार से छोटा दिखाई देगा तो, समझ में आ जाएगा। अगर इतना बड़ा अक्षर है और एकदम छोटी छोटी दिखाई दे तो अवतल, बराबर दिखाई दे तो कांच का प्लेट, और वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई दे तो। अब आता है क्रांतिक कोण। कौन सा कोण? क्रांतिक कोण। देखिए जब क्रांतिक कोण क्या है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है, किस माध्यम से? सघन से विरल माध्यम में जाता है, और अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, तब आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। समझना, आपतन कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण का मतलब क्या हुआ, हम समझा रहे हैं। देखो एकदम साधारण भाषा में, आप कोई छोटा सा बच्चा है, उसको एक झपट धराइए, तनकी से मुंह फुलाएगा वो, फिर धराइए करके और मुंह बनाएगा, रोएगा नहीं। लेकिन अभी एक समय ऐसा आएगा एकदम अंतिम चलेगा अब उसका, अब उसे ज्यादा मुंह फुला फुला के फचका लेगा। अब तनको से ठूने तो रो पड़ेगा। अब क्या पड़ेगा? अब बहुत कस के चिल्लाएगा, बहुत कस के चिल्लाएगा। तो अब बताते हैं वो एकदम अंतिम चरम है उसका, जो आप उसको डांट रहे थे वो अंतिम चरम है। जैसे अब ये देखते हैं, जैसे ये मान लीजिए कागज है, ठीक है, ये कागज है, इसे पकड़ लेते हैं, खींच रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, एक समय आएगा ना कि अंतिम पे होगा वो। अब हल्का सा भी कुछ किए फट जाएगा ना। समझ में आ रहा हम क्या करें? हमें हल्का सा भी एक समय आता है, रबड़ रबड़ होता है तो एकदम अंतिम चलता है, और हल्का सा भी अगर उससे हुआ टूट जाएगा वहां से। गुब्बारा वबारा होता है ना, फुलाते हैं आदमी, एक समय होता है कि अंतिम पे चलता है, अब थोड़ा सा भी उसमें हवा गया तो क्या हो जाएगा? वहां से फट जाएगा। तो वैसे ही सुनो, अब प्रकाश किधर से किधर चल रहा है? सघन से। ये प्रकाश जो जा रहा है, ये जा रहा है सघन से विरल में। किधर जा रहा है? सघन से। अब बताओ, सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, कि से दूर भागेगा? दूर भागेगा ना, तो अभिलंब से दूर भागेगा। तो ये भागा दूर, लेकिन ये दूर भागते भागते
इतना ना, अब मान लो कि ऐसे भागा, ऐसे भागा, और इतना ना दूर भाग जाएगा कि यही पे चलने लगेगा, लास्ट यही पे चलने लगेगा। तो हेजा कोण कितना डिग्री का हो गया? अपवर्तन कोण 90 का ना, 90 का। तब इस कोण को क्या कहा जाता है? क्रांतिक। नहीं समझ में आया अभी? क्रांतिक कोण। देखो अब समझा रहे हैं थोड़ा सा और बढ़िया से। ये अविलंब है, क्या है ये? अविलंब है। अब समझना ध्यान से इसको, क्रांतिक कोण क्या है। मान लीजिए यहां से एक किरण चला, ये आपका माध्यम जो है ये सघन है। ये कौन सा माध्यम है? सघन है। और ये कौन सा माध्यम है? विरल है। अब सुनो, अब यहां से क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा अगर अगर थोड़ा सा और इसको थोड़ा बढ़ाओगे, तो ये बढ़ाओगे तो और नीचे चला आया अभिलंब के पास आए। और थोड़ा सा और इसको बढ़ा दो, तो ये देखो ध्यान से, और चला आया, सट गया। थोड़ा सा और बढ़ा दो। अब बताओ, जब इस स्थिति में आया, ये एक के लाइन में नहीं है क्या जी? कंफ्यूज किया। सुनो, अब ये है ना, इसको थोड़ा बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। इधर का जब कोण बढ़ रहा है, इधर का जब कोण बढ़ रहा है, तो घट रहा है कि नहीं घट रहा है? एक समय और बढ़ाओ इसको, एकदम लग रहा है कि सट के चलने लगा। एक समय आएगा ऐसा कि थोड़ा सा भी अब बढ़ा दोगे ये अब देखो, ये इसको यहां पर ऐसा किए हम, यहां पर जब यहां पर रखे थे ये बढ़ गया। अब थोड़ा सा भी आगे बढ़ाएं तो एकदम इस पर आ जाएगा। अब तो अब कोण कितना डिग्री का हो गया ये? तो ये जो यहां पर कोण बना है इसी को कहा जाता है क्रांतिक। समझ में आ गया? मतलब इतना ये कोण बढ़ा देंगे कि ये जो अपवर्तन कोण होगा 90 डिग्री का हो जाएगा। तब इस कोण को कहा जाता है क्रांतिक कोण। अब आएगा यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो यहां तक एकदम चल रहा था, अब थोड़ा सा क्या किया, कोई आया और इसको और ज्यादा बढ़ा दिया। और बताओ ये किरण का क्या हुआ है? गया इसे, लेकिन दूसरे माध्यम में गया ही नहीं, उसी माध्यम में क्या किया है? ये लौट गया है ना। उसी माध्यम में क्या किया है? ये लौट गया है ना। यानी कि होना चाहिए यहां पे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेकिन इतना न कोण बढ़ा दिया गया है कि यहां पर हो कौची रहा है? परावर्तन। परावर्तन, प्रकाश उधर गई भी नहीं किया दूसरे माध्यम में। ये सघन था, ये कौन सा माध्यम था? इधर गई भी नहीं किया, प्रकाश मुड़ गया क्या? नहीं, नीचे मुड़ गया क्या? नहीं, नीचे। यानी कि क्रांतिक कोण से अगर थोड़ा सा भी कोण आपतन कोण को बढ़ाएंगे, तब यह प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता ही नहीं है, उसी माध्यम में क्या कर जाता है? लौट जाता है। इसी घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नहीं समझ में आया अभी? फिर से समझा रहे हैं, देखो साधारण भाषा में। ये तराजू है, आप देखे होंगे दोनों तरफ, एक तरफ बाट चढ़ाया जाता है, दूसरी तरफ वस्तु चढ़ाया जाता है। एक तरफ बाट चढ़ाया जाता है और दूसरी तरफ वस्तु। एक समय होता है ना कि डंडी पूरा बराबर हो जाता है। अब अगर थोड़ा सा भी किधर भी कुछ डालोगे तो डंडी गिर जाएगा ना। यानी कि जो बराबर एकदम हो गया, इसी बराबर वाले कोण को, यानी कि अगर प्रकाश ऐसे जा रहा है और प्रकाश एकदम सीधे हे पर चल रहा है, हे पर, तो इसको कहा जाता है, हैजा जो कोण बनेगा ये कहा जाएगा क्रांतिक कोण। कौन सा कोण? क्योंकि तो इस कोण से अगर भेजिएगा तो प्रकाश होने ना जाएगा, सीधे यही पर चलता रहेगा एकदम आपतन कोण सतह पर। लेकिन अगर थोड़ा सा भी इससे बढ़ाए, अगर थोड़ा भी हम वजन बढ़ाए को ना तो गिर जाएगा ना ये।
तो ये थोड़ा सा भी अगर यहां पे की है तो अभी उन्हें जीव नहीं करेगा, हे पर चलने लगेगा, नीचे आ जाएगा। तो इस क्रिया को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक। आप लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं। कभी पानी उनी में देखे होंगे चमकता है पनिया, घाम जब होता है शाम के समय या सुबह के समय चमकेगा वो, अधिकतर दोपहर में नहीं चमकेगा वो, क्योंकि दोपहर में जो सूर्य होता है ना ऊपर होता है। अब शाम में क्या होता है कि सूर्य जो आते हैं नीचे चला जाता है, हम लोग ऐसे आते हैं तो वो ऐसे किरण आता है ऐसे चला जाता है, वो पनिया वही चमकने लगता है, लेकिन असली में होता नहीं है, वो चमकता है। तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है वहां पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। अब रात में देखिएगा ना, वो क्या कहा जाता है, चश्मा लगा के चलिएगा, हेलमेट लगा के चलिएगा, बाइक को चलाइएगा तो देखिए वो चमकता है, शीशा क्या करने लगता है? चमकने लगता है। हो क्या रहा है? ऊर्जा जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। असली में प्रकाश को, शीशा को तो पर के नीचे चला जाना चाहिए था, चमकना नहीं चाहिए था उसको, लेकिन चमक कह रहा है, हो क्या रहा है वहां पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों? क्योंकि उस एंगल से प्रकाश आ रहा है कि दूसरे माध्यम में ना जाकर के उसी माध्यम में लौट रहा है। तो ऐसा तो दर्पण में होता है ना, तो दर्पण में होता है, तो दर्पण का आप देखे होंगे, आप सूर्य का प्रकाश ले जाइए, दर्पण ऐसे करके किसी के मुंह पर कीजिए तो उसके मुंह पर प्रकाश जाने लगेगा, तो हो क्या रहा है? परावर्तन। इसी कारण दर्पण क्या करने लगता है? चमकने लगता है। तो ये भी चमकने लगता है, यानी कि जब प्रकाश, देखो, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर उसी सघन माध्यम में लौट जाता है। इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक। जब प्रकाश उस एंगल से चलेगा कि आपतन अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाए तो उसको क्रांतिक कोण कहा जाएगा। क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी आगे बढ़ाएंगे तो वो कहलाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश का बिल्कुल अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाता है। जिस पृष्ठ से संपूर्ण भाग से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वह भाग क्या करने लगता है? तो तुरंत बताएंगे, चमकने लगता है, शीशा उसा चमकने लगता है। चाहे कराकट और राकट देखे होंगे, कराकट और देखिएगा ना, चमकने लगता है वो भी। तो ऐसा चमकता क्यों है? कि सूर्य का प्रकाश आकर के हमारे आंखों तो क्या होने लगती है? पहुंचने लगती है। तो वहां पे प्रकाश दूसरे माध्यम में न जाकर के उसी माध्यम में क्या कर जाता है? वो लौट जाता है, इसी कारण से चमकने लगता है। अब आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो शर्त है वो बहुत कुछ है। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम निम्नलिखित हैं। प्रकाश किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब तभी होगा जब प्रकाश सघन से कहां जा रहा हो? सघन से कहां जा रहा हो? और आपतन कोण क्रांतिक कोण से, क्योंकि क्रांतिक कोण तक भी रहेगा तो नहीं चमकेगा, क्रांतिक कोण तक रहेगा तो नहीं चमकेगा, क्रांतिक कोण से जब बढ़ेगा तो अभी वो चमकेगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम क्या है? प्रकाश को किस माध्यम से किस माध्यम में जाना चाहिए? सघन से विरल। और आपतन कोण को क्रांतिक कोण से, यानी कि अगर क्रांतिक कोण 60 डिग्री का है तो अब यहां पे अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना है तो उसको कितना डिग्री करना है? 61 करना है, 60.5 करना है, 62 करना है, 63 करना है, 100 करना है। लेकिन 60 के बराबर भी रहेगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हीरा का चमकना। हीरा हमेशा क्या करता रहता है? चमकते रहता है। हीरा क्या करता रहता है? हमेशा चमकते रहता है। इसके बाद में रेगिस्तान में मरीचिका का, और बोलोगे कि मरीचिका, मारिच सुने थे, मरीचिका का है? तो मरीचिका देखो यहाँ पे रेगिस्तान है, कौन जा रहे हैं यहाँ पे? ऊंट जा रहे हैं, ऊंट पे बैठे हुए कुछ लोग जा रहे हैं, लेकिन हेनिया नीचवा फोटो बन रहा है, बना है ना? ये फोटोआ का है का? वो रेगिस्तान है, वो रेगिस्तान है, वो नीचे पानी है, क्या को फोटो बन रहा है? अरे ना, वो भ्रम बनता है, वो प्रकाशीय भ्रम बनता है, लगता है कि पानी है, लगता क्या है? पानी है। तो इसी को कहा जाता है मरीचिका। क्या कहा जाता है? जल में पड़ी परखनली का चमकना। अगर जल में ऐसा कुछ डाल दोगे ना तो ये चमकने लगता है। तो इसका भी चमकने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कांच में आई दरार का चमकना। कांच में दरार जो होता है ना, ऐसा फूट जाएगा कांच अगर, तो वो भी थोड़ा सा चमकने लगता है। क्या होने लगता है?
चमकने लगता है। सिंपल कांच देखिएगा चमकेगा नहीं, लेकिन गाड़ी उड़ी का शीशा देखेंगे फूड़ा होगा ना तो कुछ अलग नजर आता है, कुछ अलग नजर आता है, कुछ चमकने लगता है। तो वहां भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो हीरा का चमकना किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इसके बाद में जल में पड़ी परखनली का चमकना किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। समझ में आ जाएगा। अब आता है प्रकाशीय तंतु। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, प्रकाशीय तंतु में देखिए प्रकाश किस रेखा में गमन करता है। आप लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है बिल्कुल सीधा चलता है, ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं चलता है, ये प्रकाश बिल्कुल ही सीधा चलता है। लेकिन आदमी है ना, कुछ ना कुछ बना लिया टेढ़ा चलाने के लिए। आदमी को पता है ना, आदमी उड़ नहीं सकता था, तो क्या आदमी एरोप्लेन बना लिया, हेलीकॉप्टर बना लिया, उड़ेंगे कहीं नहीं। आदमी बहुत तेज नहीं चल सकता था, तो मोटरसाइकिल बना लिया, कार बना लिया, चलेंगे हम चलेंगे, बुझा रहा ना। आदमी जैसे भगवान पहले एक का मन का बात दूसरा मन का बात जान जाते थे, आदमी फोन बना लिया, बहुत दूर के मन का बात हम यहां से जान लेंगे, बुझा रहा है ना। है आदमी भगवान पहले मन की दृष्टि से सब कुछ लाइव देखते थे, आदमी कैमरा बना लिया, इंटरनेट बना लिया, कहीं का भी चीज कहीं भी लाइव दिखता रहता है, होता है ना। तो वैसे ही प्रकाश को टेढ़े मेढ़े पथ पर चलाने के लिए एक प्रोडक्ट बना लिया गया, इसी को कहा जाता है ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय। अब बताओ हई प्रकाशवा के हेने जाना चाहिए था ना, लेकिन देख रहे हो कहां जा रहा है, देख रहे हो ना। तो ई कैसे जा रहा है, प्रकाशीय तंतु के माध्यम से जा रहा है। किसके माध्यम से जा रहा है, प्रकाशीय तंतु के माध्यम से जा रहा है। प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को टेढ़े मेढ़े मार्ग पर बिना इसकी तीव्रता को कम किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को वक्रीय मार्ग पर चलाया जा सकता। प्रकाशीय तंतु कुछ नहीं, एक डिवाइस है, एक चीज है जिसके द्वारा हम लोग प्रकाश को घुमा सकते। मान लो कि प्रकाश को हम जैसे हुजा से लेकर होने घुमाना है, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्रकाशीय तंतु लगाएंगे, वहां से जाएगा घूम के उधर चला जाएगा, घूम के उधर चला जाएगा। तो वो सब ऑप्टिकल फाइबर लगता है, प्रकाशीय तंतु लगता है। प्रकाशीय तंतु का उपयोग देखिए कहां कहां होता है, प्रकाशीय तंतु का उपयोग कहां कहां होता है। देखो आप जाइएगा, चाहे फिल्म में देखे होंगे, टीवी उवी में, कि लगता है कि एक दूसरे से सब कुछ कनेक्ट है तंतु के द्वारा, तो वहां पे सब कुछ लगाया जाता है प्रकाशीय तंतु। इसके बाद में देखो प्रकाश सिग्नल को दूर संचार में, दूर संचार मतलब अगर अलग अलग दूर तक भेजना है संचार में, जहां प्रकाश घूम रहा है टेढ़ा मेढ़ा, तो वहां पे किसका यूज किया जाएगा, प्रकाशीय तंतु का। विद्युत सिग्नलों को प्रकाश सिग्नलों में बदलकर प्रेषित करने में, मनुष्य के आंतरिक अंगों का परिरक्षण करने में। अल्ट्रासाउंड होता है तो अल्ट्रासाउंड अलग है, लेकिन जैसे ये होता है एक्सरे होता है, ये भी कुछ अलग है। तो ऐसे ही अगर शरीर के आंतरिक भागों का कुछ परीक्षण करना है तो प्रकाशीय तंतु लगाया जाता है। यहाँ से ये प्रकाश घूम करके इधर उधर जाता है, घूम करके बताता है कि कैसा क्या क्या चीज है शरीर के अंदर। इसके बाद में शरीर के अंदर लेसर किरणों को भेजने में, शरीर के अंदर लेसर किरण जो है, लेसर किरण मतलब कि कोई ऐसा किरण जिसको भेज करके हमको शरीर के अंदर का बात पता करना है, तो वो सबको किरण को भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग होता है, प्रकाशीय तंतु का। जैसे यहां से सिग्नल भेज करके यहां पे लाना है, तो अब सिग्नल ये कैसे जा रहा है, प्रकाशीय तंतु के माध्यम से जा रहा है। अब मान लो कि मोबाइल वगैरह है, मोबाइल वगैरह में जो सिग्नल आता है, तो उस समय जो सिग्नल भेजा जा रहा है किसके द्वारा भेजा जा रहा है, तंतु के द्वारा भेजा जा रहा है, कुछ ना कुछ कनेक्ट किया जा रहा है प्रकाशीय तंतु के द्वारा। मोबाइल कहीं भी घूमे तो उसको घूम घूम करके क्या कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है। अगला आता है मरीचिका, मिराज। अच्छा आप लोग कभी हाँ, हम आप लोगों को शायद अभी तक नहीं लेकर गए हैं, जब टूर पर लेकर चलेंगे तो हम उसी समय मिराज समझा देते हैं, मरीचिका समझा देते
हैं। आप लोगों को जब लेकर जाएंगे तो उस समय समझा देंगे। ऐसे आप लोग समझ लीजिए मरीचिका क्या है। नहीं, आप लोगों को लेकर जाना है ना, आप लोग अभी तो वही किए हैं पढ़ने के लिए। हर साल के बाद इस साल भी टूर जाएगा। हाँ, अपना अपना कुर्ता उर्ता खिंचवा लेना है, साफ खिंचवाना है, प्रेस करवा लेना है। हाँ, जल्द ही जाएगा। ठीक है, एक दिन डिस्कशन करेंगे, बस टूर के बारे में समझ लो। हम जब टूर ले जाते हैं तो हम सबसे आगे बैठते हैं। इसमें से कोई नहीं गया है ना अभी तक। अभी तो 10 क्लास में जीबे करता है टूर वे हमेशा। हम जब टूर ले जाते हैं तो बच्चों के आगे हम यहाँ बस पे बैठ जाते हैं। आगे बैठ करके क्या समझाते हैं? मरीचिका समझाते हैं। आप देखिए, जब जाते होंगे सड़क पे तो लगेगा, बहुत दूर देखिएगा ना, जब हम लेकर जाएंगे तो समझाएंगे तो लगेगा कि पानी है। सड़क पर क्या है? पानी है। लेकिन अब वो उसी समय देखो, हम उस समय लाइव समझाते हैं कि देखो पानी है ना, जब बस जाएगा वही जा तो जब पानी नहीं होता है तो इसी को क्या कहा जाता है? मरीचिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब जैसे मरीचिका को एकदम सीधा चलो मारीच के पास, वो असली में देखने में क्या था कि सोना का मिर्ग है, लेकिन वो सोना का मिर्ग वो राक्षस था। वैसे ही लगेगा कि पानी है, लेकिन पानी नहीं होता है। उसी को क्या कहा जाता है? मरीचिका। दूर अगर खड़ा रहिएगा तो रेगिस्तान में आपको लगेगा कि पानी है, लगेगा कि क्या है? पानी है। इसी को क्या कहा जाता है? मरीचिका। मरुभूमि में मरुस्थल को प्रकाशीय भ्रम के कारण अपने से थोड़ी दूरी पर पानी की परत प्रतीत होती है, जिसमें पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब बना हुआ दिखाई पड़ता है। इसी प्रकाशीय भ्रम की घटना को क्या कहते हैं? मरीचिका। यह वायुमंडलीय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। होता क्या है कि गर्म मरुभूमि के सतह के कारण नीचे की वायु विरल, जबकि ऊपरी वायु की परत सघन होता है। अतः वृक्ष के ऊपर के भाग से आने वाली किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, जिससे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण वायु की परत पर पानी की परत की तरह प्रतीत होती है। मतलब ये होता क्या है ना कि यहाँ पे देखिए ये पानी दिख रहा है ना, लेकिन असली में है क्या? ये रेगिस्तान है। इस आदमी को लग रहा है कि यहाँ पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन क्या है ये? असली में बात तो कुछ है नहीं। तो ये किसके कारण हो रहा है? मरीचिका के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफिक कैमरे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है तथा इसमें फिल्म पर बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आपको याद होना चाहिए, हम पढ़ाए थे जब काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, तो उसमें बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो प्यारे आपके जो मोबाइल वगैरह है, वो मोबाइल में कौन सा लेंस होता है? ये जो देखिए मेरा एक सस्ता सा मोबाइल है, इसमें कौन सा लेंस है? कभी भी मोबाइल में अवतल लेंस नहीं होता है। अब बोलोगे काहे नहीं होता है? अरे मोबाइल में जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है। मोबाइल में जो प्रतिबिंब बनता है वो फिल्म पर बनता है। हम लोगों के आंख में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है। और रेटिना का काम कैमरा में फिल्म, उसका नाम है फिल्म, लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, फिल्म, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। बुझा रहा है ना? तो उस पर बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो पर्दे पर कौन से प्रतिबिंब को उतारा जा सकता है? वास्तविक। तो अब बताओ, कैमरा में जो प्रतिबिंब बन रहा है कहां बन रहा है? फिल्म पर। फिल्म पर यानी कि पर्दे पर, उसके लिए पर्दा का काम कर रहा है। तो इस पर बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी। अब किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बोले कि उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है क्या? हाँ। कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है? तो बोले कि वास्तविक तो उल्टा होता है। उल्टा ही था, सीधा किया गया है ना, बुझाया? उल्टा ही था, सीधा किया गया है। क्योंकि देखे होंगे मोबाइल में जो का सिस्टम आता है रोटेट का, उसको क्या कर दिया जाता है? रोटेट कर दिया जाता है। तो उल्टा ही होता है, उसको क्या कर देता है आदमी? यही है ना, टेक्नोलॉजी है। तो
उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उसमें प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक होती है। क्या होती है? क्या किसी, अरे ये जितना भी ये सब दर्पण लेंस है, ये सब में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? ये सब उत्तल लेंस है। इसके बाद में अब कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के आधे भाग को कागज से ढक दिया जाता है। कोई देखो उत्तल लेंस है, इसका आधा भाग को क्या कर दिया गया? कागज से ढक दिया गया। क्या वह किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर का प्रयोग द्वारा जांच कीजिए और अपने प्रयोग की व्याख्या कीजिए। अगर आधा ढक देंगे तो क्या वो प्रतिबिंब बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? तो उत्तर होगा कि हाँ, प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बन जाएगा। लेकिन प्रतिबिंब की जो चमक होगी वो थोड़ा धुंधली होगी। चमक होगी वो क्या होगी? थोड़ा धुंधली होगी। अगर किसी लेंस के आधे भाग को ढक दीजिएगा तो भी वो प्रतिबिंब बना लेगा। जैसे अब आंखिया में क्या कीजिए ना, ऐसे तरह ऐसा ऐसा कीजिएगा ना, तब वो ये दिखाई हल्का सा देगा, लेकिन धुंधला दिखाई देगा ना। समझ में आया? ऐसे ही तो इसी को कह रहा है कि अब बताते हैं आप लोग। हाँ, आप लोग ढकिएगा तो बता रहे हैं, कहीं नहीं ढका रहा है। आप लोग पुतलिया ऐसे गिरा के, पुतली है नहीं, पलक है, पलक ऐसे गिरा के तब ढक रहे हैं, तब कहां से दिखाई देगा रे मूर्ख? एक कैसे करो? ऐसे ऐसे करके तब ढको ऐसे, इसको गिरने। हाँ हाँ, फोड़ दो भले, चले हम क्या जानते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करना है ना। अन्य तो देखो हम फोटो बना के लाए हैं, हैं? चार को कहां से दिखेगा तुमको जी? तुम्हारा आंख का रिसर्च करना पड़ेगा। दुगो बेसी लेंस है क्या तुम में? अरे तो देखो, किसी को दान कर दो। है ना, है ना, है ना, है ना। अगर हमको हम ले लीजिए। ई तो इतना तीत बोलता है ना, है ना, है ना। हाथ निकल। अगर आधा ढक देंगे है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बन तो जाएगा, लेकिन ऐसे प्रयोग द्वारा जांच किया जाए। जब एक पर्दे पर दूरस्थ वृक्ष के ऊंचे भवन का प्रतिबिंब बनाकर लेंस के नीचे आधे भाग को काले से ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार में बने देखा जाता है कि बने प्रतिबिंब की चमक जो है क्या हो गई है? घट गई है। चमक जो हो गई है क्या हो गई है? प्रतिबिंब जो बनेगा इसका चमक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ जाएगा ना? तो अगर किसी हम लेंस को ढक देंगे तो उसका चमक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेकिन प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस तरह से ये चैप्टर का जो पूरा थ्योरी था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन।